गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ, देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्मार्ट स्क्रीन। तो बच्चों, वी वर रीडिंग अ चैप्टर कॉल्ड द इंटरव्यू। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर थे क्रिस्टोफर सिल्वर। ठीक है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है बच्चों, और जो ये द इंटरव्यू नाम का चैप्टर है, एक ये एक्सट्रैक्ट है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये एक्सट्रैक्ट लिया गया था द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज की सीरीज से, जिसमें कि बहुत सारे इंटरव्यूज हैं। ठीक है, वहीं से अब एक इंटरव्यू उठाकर आपके बुक में ये चैप्टर डाला गया है। और बच्चों, ये जो पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज है, ये कब से स्टार्ट हो गए थे? 1859 से स्टार्ट हो गए थे, और अभी तक ये उसमें इंटरव्यू छपते चले जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैंने कहा भी था अगर आप लोग थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होंगे या क्यूरियस होंगे तो आप जाके इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, और आपको जानने को मिलेगा कि इसमें कितने सारे इंटरव्यूज हैं। ठीक है, फिर हमने थोड़ा ऑथर के बारे में जाना था, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के बारे में, कि वो हिस्ट्री के स्टूडेंट रह चुके थे कैम्ब्रिज में, और उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, पत्रकारिता की थी प्राइवेट आई नाम की एक कंपनी में 10 साल के लिए। और फिर ठीक है, उन्होंने वहीं से एक पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से उठा के ये एक चैप्टर डाला है आपकी बुक में। ठीक है, पार्ट 1 में हम पढ़ रहे थे बच्चों थोड़ा बहुत इंटरव्यूज के बारे में, और लोगों का इंटरव्यू के बारे में जो ओपिनियन होता है उसके बारे में हम पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। ठीक है, तो कहा जा रहा था कि इंटरव्यू का इन्वेंशन कम से कम 130 साल पहले से हो चुका है, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नलिज्म का। ठीक है, और आज की डेट में जितने भी लिटरेट पीपल होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, वो उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इंटरव्यू से रूबरू हुए होंगे और इंटरव्यू को पढ़ा होगा। ठीक है, ये हमने देखा था, और बहुत से सेलिब्रिटीज ने इंटरव्यू दिए होंगे। ठीक है, लेकिन सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं इंटरव्यू के बारे में। बहुत से लोगों का जो पॉजिटिव ओपिनियन है वो क्या कहता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम करता है। ठीक है, बड़ा चढ़ाकर क्लेम कर देता है कि इंटरव्यू तो क्या है, हाईएस्ट फॉर्म है, इससे बड़ी तो कोई फॉर्म है ही नहीं, या कोई सोर्स है ही नहीं सच्चाई इसका। ठीक है, सच्चाई जाननी है तो इंटरव्यू देखो। ठीक है, और एंड इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट, और अपने आप में सबसे बड़ी आर्ट है, सबसे बड़ी कला है। जो इसके समर्थक हैं वो लोग ऐसा कहते हैं, जो इंटरव्यू का समर्थन करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसे क्या मानते हैं? इसे मानते थे बच्चों, गलत मानते थे, और खुद को उसका विक्टिम मानते थे, शिकार मानते थे। इंटरव्यू को शिकारी मानते थे और अपने आप को शिकार मानते थे, और कहते थे कि इंटरव्यू तो कुछ एक अनवारंटेड इंट्रूजन जैसा है, जो कि हमारे पर्सनल लाइफ में एक बिना वारंट के घुसपैठ करने जैसी बात होती है इंटरव्यू तो। ठीक है, और इसमें मोस्टली सेलिब्रिटीज थे जो ये बातें कह रहे थे कि हम तो विक्टिम बन जाते हैं। और उनके क्या क्या पॉइंट्स थे हमने देखे थे, कि ये हमारे पर्सनल लाइफ में इंट्रूजन करता है, घुसपैठ करता है। ठीक है, हमें डिमिनिश करता है, डिमिनिश यानी कि हमारा एक तरह से खात्मा करता है। ठीक है बच्चों, और कुछ कल्चर्स में हमने देखा था, कुछ ऐसे कल्चर्स हैं वर्ल्ड में जो ये कहते हैं कि अगर आप अपना फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट बनवाते हैं तो क्या होता है, उसमें आपकी किसी इंसान की सोल जो है वो समा जाती है। ठीक है, इसलिए पोर्ट्रेट और पिक्चर बनाना भी ठीक नहीं है। उसी प्रकार से वीएस नायपॉल कहते थे कि सम पीपल आर वोंडेड बाय इंटरव्यूज, मतलब हम इंटरव्यू से जख्मी हो जाते हैं। ठीक है, जख्मी क्यों होते हैं बच्चों? हमने देखा था जख्मी होते हैं इमोशनल फॉर्म में। ठीक है, इमोशनल लेवल पे हम जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि हमसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि हमें हर्ट कर जाते हैं इमोशनली, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और अपना एक हिस्सा खो बैठते हैं। खो क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो कुछ हमसे ऐसी बातें पूछ लेते हैं, पर्सनल बात पूछ लेते हैं, जो कि हम पूरी दुनिया से शेयर नहीं करना चाहते थे, बट मजबूरीवश हमें वो शेयर करनी पड़ जाती है। और क्योंकि अब वो बात पूरी दुनिया को पता चल जाती है तो वो हमारी पर्सनल रही नहीं, इसलिए हम अपना वो हिस्सा लूज कर देते हैं जो कि हम इंटरव्यू में बता देते हैं। ठीक है, तो ये था। फिर हमने बच्चों, यहां से हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी कि अलग अलग पर्सन
इंटरव्यू के बारे में क्या राय रखते हैं। तो सबसे पहले थे हमारे बच्चों वीएस नायपॉल, देखो यहाँ पे तभी उनके आगे फर्स्ट लगा हुआ है, पहले पर्सन थे और उन्होंने क्या बोला आपको याद रखना है। अगले नंबर पे आते हैं लुइस कैरोल, उन्होंने क्या कहा। लुइस कैरोल कौन थे, एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि इंटरव्यू इज लाइक एन हॉरर, ठीक है, एक डरावना अनुभव है इंटरव्यू देना। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और उन्होंने कहा कि मेरा कभी भी इंटरव्यू ना लिया जाए, ठीक। और इसी वजह से उनसे जो इंटरव्यूअर्स थे, कुछ पिटिशनर्स थे और कुछ जो ऑटोग्राफ लेने वाले आते थे वो उनसे चिड़े रहते थे, लेकिन उनको वो कैसे, और उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन वो उनको कैसे साइलेंस करवाया करते थे, वो अपनी सक्सेस के थ्रू उनको साइलेंस करवा दिया करते थे। तो यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, सब क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों, ठीक है। उनकी जो वाइफ है कैरोलिन, वो अच्छा फिर सॉरी, इसके बाद आते थे रुडियार्ड किपलिंग। रुडियार्ड किपलिंग क्या कहते थे कि उनका और ज्यादा कंडमनेटरी एटीट्यूड था, कंडमनेटरी यानी कि नकारने वाला एटीट्यूड था इंटरव्यूअर्स के खिलाफ, ठीक है। वो बिल्कुल सिरे से नकार देते थे कि इंटरव्यू नहीं देना है, ठीक है। हिज वाइफ, उनकी कैरोलिन जो वाइफ थी, वो कहती है कि 14 अक्टूबर 1892 को दो रिपोर्टर्स ने उनका पूरा का पूरा दिन रैक कर दिया, रैक यानी कि पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ठीक है। और उन्होंने अपने हस्बैंड को क्या कहता हुआ सुना, उन्होंने ये कहते हुए सुना कि आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, मैं इंटरव्यू देने से मना करता हूँ, बिकॉज इट इज इमोरल, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। और ये एक क्राइम है, ये एक जुर्म है, ठीक है। ये एक असॉल्ट है, असॉल्ट यानी कि एक हमला हुआ, ठीक है। जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और इसलिए तुम्हें इसके लिए क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक हमला है, ये एक जुर्म है, ठीक है। ये कहते हुए सुना कैरोलिन ने अपने हस्बैंड को, रुडियार्ड किपलिंग को, ठीक है बच्चों। इट इज कावर्डली, ने कहा कि ये एक कैसा एक्ट है, कावर्डली, कायरतापूर्ण एक्ट है, और कोई भी इज्जतदार व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा, ना तो वो कभी इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछेगा और ना ही वो कभी इंटरव्यू देगा। फिर लेकिन बच्चों बाद में क्या होता है, हमें एक कुछ कह सकते हिपोक्रेसी देखने को मिलती है रुडियार्ड किपलिंग की। वो कहते तो ये है कि कोई भी इज्जतदार व्यक्ति ना तो इंटरव्यू लेगा ना इंटरव्यू देगा, लेकिन कुछ ही समय बाद वो किसका इंटरव्यू ले लेते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं बच्चों मार्क ट्वेन का, ठीक है। उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया होता है। फिर अगली आती है बच्चों, अगला पढ़ते हैं हम एच जी वेल्स के बारे में। एच जी वेल्स ने अपने 1894 के इंटरव्यू में कहा था कि इंटरव्यू देना उनके लिए एक बहुत बड़ी ऑर्डील थी, यानी कि बहुत बड़ी परेशानी थी, बट वॉज फेयरली फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू दिया करते थे, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में बुरा भला कहते थे, लेकिन फिर भी इंटरव्यू दिया करते थे। और उन्होंने खुद ही इंटरव्यू लिया कुछ टाइम बाद, किसका, जोसेफ स्टालिन का, ठीक है। तो हमने देखा भी था कि एच जी वेल्स ने किसका इंटरव्यू लिया, जोसेफ स्टालिन का। और रुडियार्ड किपलिंग ने किसका लिया था बच्चों, कुछ साल पहले इंटरव्यू मार्क ट्वेन का, और उन्होंने भी उनपे वैसे ही असॉल्ट किए थे, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू लेना एक असॉल्ट है, एक हमला है, तो उसने भी तो हमला किया था ना बच्चों मार्क ट्वेन पे, रुडियार्ड किपलिंग ने, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तो कुछ गलत बात नहीं होगी कि अगर आप मना भी कर रहे हो उस चीज को, हमला भी कर रहे हो और खुद भी वही चीज कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेंशन किया गया है ऑथर के द्वारा। यहाँ तक कोई डाउट था, ये नोट कर लेंगे बच्चों कि किसने किसका इंटरव्यू लिया। रुडियार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू लिया था मार्क ट्वेन का, और कब लिया था, वो डेट लिख देंगे। और फिर एच जी वेल्स ने क्या कहा था अपने इंटरव्यू के बारे में, 1894 में जो इंटरव्यू हुआ था उसके बारे में क्या कहा था, और बाद में जाके उन्होंने वो इंटरव्यू, किसका इंटरव्यू लिया, जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। तो ये पॉइंट्स आप नोट करते हुए चलिए कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, ठीक है। और उनके इंटरव्यू के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, क्या विचार थे। तो ये चीजें बच्चों लिखते हुए चलिए, बिकॉज इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम्स में।
देख लीजिए साथ में क्वेश्चन भी लिखा हुआ है ना बच्चों, साइड में है थिंक एज यू रीड। वैसे तो हम क्वेश्चन जो है वो एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल अगर हमें साइड में क्वेश्चन दिख रहे हैं तो हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। मतलब इंटरव्यूज पे कुछ पॉजिटिव व्यूज क्या देखने को मिले आपको, इंटरव्यू के बारे में कुछ पॉजिटिव व्यू भी पढ़े हमने इस चैप्टर में, तो वो पॉजिटिव व्यू क्या थे। ठीक है बच्चों, बताइए आप क्या थे पॉजिटिव व्यू। क्या कुछ पॉजिटिव व्यू थे भी, या पॉजिटिव व्यू है ही नहीं, सारे नेगेटिव ही व्यू है। तो बच्चों हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी पॉजिटिव व्यू नहीं था। पॉजिटिव व्यू था। अगर किसी चीज के बारे में सब और सब नेगेटिव व्यूज ही हो जाएंगे तो फिर उस चीज को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर सब इंटरव्यू के बारे में नेगेटिव व्यूज ही रखते तो फिर तो इंटरव्यू का करना डिसकंटिन्यू कर दिया जाता। ठीक है, इंटरव्यूज होते ही नहीं। लेकिन क्योंकि इंटरव्यूज डिसकंटिन्यू चल रहे हैं और अभी तक इंटरव्यूज होते हैं, बस उनका थोड़ा फॉर्म चेंज हो गया, कहीं तो डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं और कहीं कहीं पे बच्चों हमें अब क्या देखने को मिलता है, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि हमें पॉडकास्ट के रूप में भी इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के सारे नेगेटिव व्यूज हैं, ये तो कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ जो कोई ट्रॉमा से गुजरे हैं इंटरव्यू के थ्रू, या उनके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है, वो अपने व्यूज ऐसे रख रहे हैं। लेकिन हम इससे ये नहीं जनरल एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते कि इंटरव्यू तो बेकार ही होते हैं। ठीक है, नहीं, इंटरव्यू सही भी होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू नहीं होंगे तो हमें अपने जो फेवरेट पर्सन है, आइडियल है, या फिर जो लोग ऊंचाइयों पे हैं, या फिर जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, हम कैसे जानेंगे कि उन्होंने वो चीज कैसे अचीव करी, वो वहां उस मुकाम पे जहां वो आज की डेट में है वो वहां कैसे पहुंचे। ठीक है, तो ये जानने के लिए हमें उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए, उसकी सोच पता होनी चाहिए। वो हमें कैसे पता चलेगी, बिकॉज इतने बड़े लोगों के पास हम सबका एक्सेस तो नहीं है कि सब उससे इजिली मिल सके। दैट पर्सन इज नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो इसलिए वो इंटरव्यू के थ्रू बच्चों अपनी बात दुनिया तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंटरव्यू के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और हमने ये देखा भी। लेकिन हमें जो आंसर लिखना है, थोड़ा बहुत आंसर तो आप अपने तरफ से भी लिख देंगे, लेकिन मेन पॉइंट आप क्या लिखेंगे, जो कि यहाँ लिखा गया था शुरुआत में कि इट इज इंटरव्यू हैज बिकॉज इंटरव्यू इज अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, ये जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, ये एक पॉइंट लिख सकते हैं आप। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म या अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। ये एक हाईएस्ट फॉर्म है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। ये एक हाईएस्ट सोर्स है ट्रुथ का, सच्चाई का, सत्य का, और एक प्रैक्टिस है किसकी, आर्ट की प्रैक्टिस है। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और ये उसकी पॉजिटिव यूज में आ जाएगा। इतना क्लियर है बच्चों, इतने में तो कोई डाउट नहीं। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। का मतलब है बच्चों क्वेश्चन का, क्यों बहुत से सेलिब्रिटीज, अगर इसके पॉजिटिव वो है साइड्स हैं इंटरव्यू के, तो फिर क्यों बहुत सारे सेलिब्रिटीज इंटरव्यू देने से कतराते हैं, क्यों इंटरव्यू देने से मना करते हैं। ठीक है, डिस्पाइज करते हैं। ठीक, तो इसका क्या आंसर होगा फिर। इसका आंसर बच्चों ये होगा जो हमने ऊपर देखा कि सेलिब्रिटीज इंटरव्यू देने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उनका ओपिनियन ये है या उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब कभी भी हम इंटरव्यू देते हैं, देखो फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि इस व्यक्ति ने ये कहा था, इस व्यक्ति ने ये कहा था। तो आप शुरू कर सकते हैं वीएस नायपॉल से। वीएस नायपॉल ने क्या कहा था कि ये क्या कर देता है, ये हमें जख्मी कर देता है इमोशनली और हमारा कोई पार्ट हम खो बैठते हैं। ठीक है, तो वीएस नायपॉल की बात आप कह सकते हैं। फिर अगले आए थे कौन, मार्क ट्वेन। ठीक है, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखी थी। वो क्या कहते थे, उनकी क्या राय थी, वो इंटरव्यूज को एज अ हॉरर मानते थे। हॉरर इसलिए मानते थे, क्यों क्यों मानते थे बच्चों, बिकॉज वो उनको ऐसा लगता था कि ये बिना किसी कंसेंट, ये मेरी कंसेंट के बिना ये काइंड ऑफ अनवारंटेड वो है, बिना वारंट के हमारी पर्सनल लाइफ में ये घुस जाते हैं इंटरव्यूअर, इसलिए वो उसको हॉरर माना करते थे। तो आप मार्क ट्वेन का पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं।
अगला आप रुडयार्ड किपलिंग का रख सकते हैं कि वो तो पूरी तरह से कंडेम कर देते थे, कंडेमनेटरी एटीट्यूड था उनका। क्यों था? क्योंकि वो रीजन देते हुए कहते हैं क्योंकि उनको लगता था कि इंटरव्यू करना एक क्या है, क्राइम है, ये एक इमोरल एक्टिविटी है और एक असॉल्ट है और इसलिए इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर आप और हाँ फिलहाल इनका बताएंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएंगे आपके सॉल बिलो भी आएंगे, सॉल बिलो क्या कहते हैं इंटरव्यूज के बारे में। तो पहले हम जरा चैप्टर पढ़ लें, फिर उसके बाद हम बाकी के और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप चैप्टर रीड करेंगे आगे। ठीक है, फिर आते हैं सॉल बेलो। वो कहते हैं हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन, जिन्होंने कंसेंट दिया था कि हाँ मेरा इंटरव्यू ले लिया जाए। नेवरदलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। वो भी ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जब मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा था कि मेरी विंड पाइप यानी कि सांस की नली पे किसी ने थंबप्रिंट लगा दिया, यानी कि कहने का मतलब है कि मेरा किसी ने गला घोट दिया हो या फिर मेरा गला किसी ने चोक कर दिया हो, मुझे ऐसी फीलिंग हुई इंटरव्यू देते वक्त। ठीक है, फिर जो ऑथर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, वो कहते हैं लास्ट में कि इंटरव्यू के कितने सारे भी ड्रॉबैक्स क्यों ना हो, लेकिन स्टिल इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। फिर भी ये एक सुप्रीम मीडियम है कम्युनिकेशन का, अपना बोलचाल का या फिर अपनी वार्तालाप का, अपनी बात को इधर से उधर पहुंचाने का सबसे सुप्रीम तरीका इंटरव्यू ही है, चाहे इसके कितने भी ड्रॉबैक्स हो। दीज डेज more than at any other time, our most vivid impression of our contemporaries are through interviews। कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बच्चों क्योंकि अगर ना किसी का कोई इम्प्रेशन बनाना होता है, ठीक है, तो वो कहाँ से बन रहा है, वो इंटरव्यू के थ्रू ही बन रहा है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी इमेज यानी कि अपनी छवि अगर सुधारनी होती है, ठीक है, अगर छवि सुधारनी होती है तो बच्चों वो क्या करता है, वो किसी अपना इंटरव्यू देता है किसी मीडिया हाउस को या फिर किसी पॉडकास्ट में जाके अपना इंटरव्यू देता है ताकि लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी इमेज बना सकें और उसके उसके बारे में अच्छा सोचें। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अपनी इमेज सुधारने का। ठीक, वही हमारा ऑथर भी कह रहा है कि इंटरव्यूज के थ्रू आप आजकल अपने अच्छा एक इंप्रेशन दे सकते हैं जनता के बीच में। डेनिस ब्रायन हैज रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। ठीक है, डेनिस ब्रायन कहते हैं कि हम तक सारी बातें कैसे पहुंचती हैं, जब एक आदमी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सवाल जवाब पूछ रहा होता है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। इसीलिए जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेता है, उसके पास एक कैसी है, एक अनप्रेसिडेंटेड पावर, शक्ति है और इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इन्फ्लुएंस यानी कि लोगों को अपनी लोगों पे इन्फ्लुएंस करना या फिर लोगों को अपने अकॉर्डिंग बनाना। ठीक है, तो एक इंटरव्यूअर के पास बच्चों ये बहुत बड़ी पावर होती है। अगर वो चाहे तो सामने वाले इंसान की एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकता है जनता के बीच में, और अगर वो सामने वाले की इमेज बिगाड़ना चाहे तो कुछ ऐसे सवाल पूछ के इमेज को बिगाड़ भी सकता है। तो सारी पावर किसके हाथ में है बच्चों, इंटरव्यूअर के हाथ में है। पावर है और इन्फ्लुएंस है, ठीक है, दबदबा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे इस चैप्टर के। अब ये सेकंड पार्ट क्या होने वाला है, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज, अम्बर्टो इको। ठीक है, अभी एक इंटरव्यू आप पढ़ने वाले हैं बच्चों, दो लोगों के बीच में, इसमें एक इंटरव्यू होगा और एक इंटरव्यू ही होगा जो इंटरव्यू देगा। ठीक है, ये किन किन के बीच में होना है, जो इंटरव्यू लिया जा रहा है वो है अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया जा रहा है और इंटरव्यू कौन ले रहे हैं जान लेते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू। ये इंटरव्यू में से एक एक्सट्रैक्ट आपको निकाल के दिया गया है। अम्बर्टो इको का ये इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर कौन है जो इंटरव्यू ले रहे हैं, ये याद रखेंगे नाम, मुकुंद पद्मनाभन। ठीक है, तो इंटरव्यू लेने वाले हैं मुकुंद पद्मनाभन
और इंटरव्यू किसका हो रहा है? अम्बर्टो इको का। अम्बर्टो इको कौन है? शुरुआत में बताया गया, ये एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, जो कि कभी कभी संडेज को फ्री टाइम में नोवेल्स भी लिख लिया करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये प्रोफेसर है बाय प्रोफेशन, लेकिन पार्ट टाइम ये नोवेल्स भी लिखते हैं, और ये इतनी अच्छी नोवेल्स लिखते हैं कि इनकी नोवेल्स बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए इनका इंटरव्यू भी लिया जा रहा है। क्योंकि बच्चों हमने शुरू में ही पढ़ा था कि इंटरव्यू हमेशा किसका लिया जाता है? किसी फेमस पर्सनैलिटी का लिया जाता है। तो वो इसका मतलब ये है कि जो अम्बर्टो इको है ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, तभी तो इनका इंटरव्यू लेने कौन आ रहे हैं? मुकुंद पद्मनाभन इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, और मुकुंद पद्मनाभन कहाँ से है? द हिंदू। ठीक है, द हिंदू नाम का एक न्यूज़पेपर है, वहीं से पद्मनाभन जी इंटरव्यू लेने आए हैं अम्बर्तो इको का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्बर्तो इको अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। ठीक है, वो कहाँ पे प्रोफेसर है? यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, कहाँ पे? इटली में एक इंटरव्यू है, और वो एक प्रोफेसर है एंड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ स्कॉलर, जिनकी एक रेपुटेशन है, ठीक है, जिनकी एक समाज में रिस्पेक्ट है एज अ स्कॉलर। स्कॉलर यानी कि होता है बच्चों बुद्धिजीव। ठीक है, वो एक बहुत बड़े बुद्धिजीव है। ठीक है, फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स द स्टडी ऑफ साइंस। और वो क्या पढ़ाते हैं बच्चों? वो सेमियोटिक्स पढ़ाते हैं। सेमियोटिक्स यानी कि जो साइन होता है ना, साइंस एंड सिंबल्स, ठीक है, उनकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सेमियोटिक्स। तो उसमें बहुत बड़े स्कॉलर हैं। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, और लिटरेरी इंटरप्रिटेशन करते हैं मतलब कुछ किताबों का इंटरप्रेट करते हैं दूसरी भाषा में कि अच्छा इसमें ये लिखा गया होगा, पुरानी किसी किताबों का वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। एंड मेडिवल एस्थेटिक्स, और पुराने जमाने की मेडिवल मिड टाइम की कुछ एस्थेटिक्स चीजें, ठीक है, कुछ चीजों का वो करते हैं, जायजा करते हैं बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। और लास्ट में उन्होंने क्या किया? फिक्शन तो वो अभी यानी कि नोवेल फिक्शन होता है बच्चों, काल्पनिक कथाएं, काल्पनिक कथाएं तो उन्होंने बहुत बाद में लिखना शुरू करी, बल्कि वो सबसे पहले क्या थे? सबसे पहले उनकी समाज में रेपुटेशन थी एज ए स्कॉलर ऑफ सिम्योटिक्स स्टडी ऑफ साइंस। वो किया करते थे लिटरली इंटरप्रिटेशन किया करते थे, लिटररी इंटरप्रिटेशन, किताबों का, साहित्यों का इंटरप्रिटेशन, और मेडिवल एस्थेटिक्स के बारे में वो रिसर्च किया करते थे। और बाद में जाके वो क्या बने? एक राइटर बने। ठीक है, और वो क्या लिखते थे? लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, ठीक है, स्कूल में मतलब यूज होने वाली किताबें, एसेज लिखा करते थे यानी कि निबंध लिखा करते थे, और चिल्ड्रंस बुक्स, ठीक है, बच्चों की कुछ किताबें लिखा करते थे। न्यूज़पेपर में और आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वो लिखा करते थे। इज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग, मतलब उन्होंने इतना कुछ लिखा हुआ है कि जो कि बहुत बड़ा वाइड रेंज है उनकी लिखी हुई चीजों का। उनकी लिखी हुई चीजों में क्या क्या आ जाती है? लिटरेरी फिक्शन, ठीक है, उन्होंने काल्पनिक कथाएं लिखी है। एकेडमिक, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में यूज होने वाली किताबें लिखी हुई है। निबंध लिखे हुए हैं। चिल्ड्रंस बुक्स लिखी हुई है, बच्चों की कुछ किताबें लिखी हुई है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिखे हुए, और ये सब बहुत ज्यादा स्टैगरिंग लार्ज और वाइड रेंजिंग है। ठीक है, बहुत ज्यादा विस्तार है इस चीज का, जो भी उन्होंने कुछ लिखा है उनके लिटरेरी वर्क का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इन 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of the name of the rose which sold more than 10 million copies। ठीक है, तो वो तो बच्चों पहले से ही अम्बर्तो इको बहुत ज्यादा फेमस थे, हम जान चुके हैं, लेकिन उनकी इस स्टारडम, स्टारडम यानी कि बच्चों जो ये उनका ये फेम था, ठीक है, जो जो इतने ज्यादा प्रचलित थे, वो और ज्यादा प्रचलित हो गए कब? जब उनकी एक किताब आई, क्या नाम था उसका? द नेम ऑफ द रोज। ठीक है बच्चों, ये याद रखेंगे आप, द नेम ऑफ द रोज, जब उनकी किताब आई, उसकी जब 10 मिलियन से ज्यादा की कॉपियां बिकी, तो उन्होंने उसके उनको और मशहूर बना दिया, उनकी कामयाबी को और ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना इंटरव्यू। इंटरव्यू स्टार्ट होता है मुकुंद पद्मनाभन से। ठीक है, वो कहते हैं, देखो हम डायलॉग्स के रूप में इसे पढ़ने वाले, जैसे मुकुंद है तो मुकुंद ने ये कहा, उसके बाद अम्बर्तो इको उसका ये रिप्लाई देंगे, फिर मुकुंद कुछ कहेंगे, फिर अम्बर्तो इको कुछ कहेंगे। इस प्रकार से हम इस इंटरव्यू को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मुकुंद कहते हैं, द इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड
आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। ठीक है, कि वो ये कहते हैं कि सर डेविड लॉज भी ये कहते हैं, ये मतलब डेविड लॉज ने ये बात कही है कि मुझे समझ नहीं आता कि एक इंसान इतनी सारी चीजें कैसे कर सकता है। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स जैसे कि वो करते हैं। वो यानी कि अम्बर्तो इको की बात कही है। किसने कही है अम्बर्तो इको की बात? डेविड लॉज ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतने सारे काम कैसे कर सकता है जैसे कि वो करते हैं। वो कौन? अम्बर्तो इको कहते हैं, अम्बर्तो इको करते हैं। लेकिन इस बात को कोट करके कौन कह रहा है? इस बात को कोट करके कह रहे हैं मुकुंद पद्मनाभन की सर आपको पता है डेविड लॉज ये कहते हैं कि कोई इंसान अपनी लाइफ टाइम में इतना सारा काम कैसे करता है जैसे कि अम्बर्तो इको करते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना कॉन्वर्जेशन थोड़ा सा एक तारीफ करते हुए। ठीक है, अम्बर्तो इको की तारीफ कर दी। ठीक है, ताकि जो टोन है इस इंटरव्यू का वो अच्छा सेट हो जाए, पॉजिटिव टोन सेट हो जाए और सामने वाले को भी माइंड में एक पॉजिटिव माइंडसेट बैठ जाए कि हाँ ठीक है, इंटरव्यू जो स्टार्ट हुआ है वो एक अच्छे प्रश्न के साथ, बल्कि प्रश्न भी नहीं कहेंगे, एक तारीफ के साथ उन्होंने अच्छा स्टार्ट देते हुए इस इंटरव्यू को इनिशिएट कर दिया। क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ठीक है बच्चों, तो देखिए अम्बर्तो इको इसका क्या रिप्लाई देते हैं। अम्बर्तो इको रिप्लाई देते हुए कहते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स बट in the end I am convinced I am always doing the same thing। अम्बर्तो इको देखो, अगर अम्बर्तो इको कैसे इंसान है, बहुत स्कॉलर बुद्धिजीवी व्यक्ति है। वो ऐसे नहीं कि सामने वाला अगर उनकी तारीफ कर रहा है तो वो और खुश होंगे, हाँ हाँ हाँ, अपनी और तारीफ करेंगे कि हाँ नहीं मैं तो बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं तो बहुत सारे काम करता हूँ। नहीं, वो डाउन टू अर्थ पर्सन है। भले ही पद्मनाभन ने उनकी तारीफ करी लेकिन वो रिटर्न में अपनी तारीफ नहीं करते। वो बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारे काम कर लेता हूँ एक ही बारी में, लेकिन एट द एंड मैं एक ही काम कर रहा होता हूँ, मैं एक ही काम कर रहा होता हूँ। लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं इतने सारे काम कैसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ। तो देखो उन्होंने भी एक अच्छा टोन सेट किया। ऐसा नहीं किया कि उन्होंने तारीफ करी तो तारीफ को और बढ़ा दिया कि हाँ मैं तो ऐसे हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। ठीक है, उन्होंने बस यहीं पे इस चीज को, बात को थोड़ा नॉर्मल कर दिया। ठीक है, मुकुंद कहते हैं फिर सर विच इज, वो चीज क्या है? जैसे अभी अम्बर्तो इको ने एंड किया था ना अपना सेंटेंस कि मैं तो एक ही चीज करता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारी चीज कर रहा हूँ लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही चीज करता हूँ, सेम चीज करता चला जाता हूँ। तो अब मुकुंद का क्वेश्चन आता है कि सर वो सेम चीज फिर क्या है? विच इज दैट सेम थिंग? उसका रिप्लाई देते हुए अम्बर्तो इको क्या कहते हैं बच्चों, देखिए। अम्बर्तो इको कहते हैं नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अब ये बताना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। ठीक है, कि मेरे कुछ फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल यानी कि बच्चों दार्शनिक इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन और उनको मैं, उन इंटरेस्ट को मैं परस्यू भी कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे? अपने काम के थ्रू और अपनी नॉवेल्स वगैरह लिख के मैं उनको परस्यू कर लेता हूँ। इवन माई बुक्स फॉर द चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस। बल्कि जो मेरी किताबें हैं बच्चों के लिए वो किस बारे में है? नॉन वायलेंस के बारे में। और नॉन वायलेंस भी बच्चों क्या है? एक फिलोसफी तो है। ठीक है, किसी का वो है दर्शन ही तो है एक तरीके से नॉन वायलेंस वाली फिलोसफी, जो कि महात्मा गांधी भी फॉलो करते थे ना, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। तो उनकी भी फिलोसफी थी उसी प्रकार से, वो भी इस फिलोसफी को फॉलो करते हैं और चिल्ड्रंस की बुक्स में इस बात को लिखते हैं और पीस के बारे में वो बात करते हैं। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, यही तो मेरा फिलोसफिकल इंटरेस्ट है। ठीक है, जिसको कि मैं बच्चों की किताबों में डिस्कस करता रहता हूँ। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, लेकिन फिर मेरा एक सीक्रेट भी है। ठीक है, मेरा एक रहस्य है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? Eliminate the empty spaces in all the atoms. The universe will become as big as my fist. ठीक है, फिर वो बताते हैं उस सीक्रेट के बारे में। और सीक्रेट के बारे में बताते हुए कहते हैं बच्चों कि तुम्हें पता है कि मेरे पास एक सीक्रेट है। और वो सीक्रेट क्या है बच्चों? उस सीक्रेट को जानने के लिए आपको वेट करना होगा अगली क्लास का। उस सीक्रेट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का है वो रिवाइज कर लिया है। ठीक है, जिसमें कि बताया गया था कि इंटरव्यू के बारे में लोगों के क्या क्या डिफरेंट ओपिनियंस हैं। किसी के पॉजिटिव ओपिनियंस है तो आपको पॉजिटिव ओपिनियंस भी पढ़ने हैं। दूसरी तरफ लोगों के नेगेटिव ओपिनियंस भी हैं, उसमें करीबन 5-6 लोग हैं।
ठीक है, जैसे कि मार्क ट्वेन हो गए, रुडयार्ड किपलिंग हो गए, H.G. वेल्स हो गए, ये 4-5 लोग हैं जिनके की नेगेटिव ओपिनियंस हैं इंटरव्यू के बारे में। तो आप उनको भी नोट डाउन करें कि उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या उनकी बातें थी, ठीक है। ये आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस इंटरव्यू को आगे कंटिन्यू करते हुए जानेंगे कि उम्बर्टो इको का क्या सीक्रेट था। टिल देन बच्चों, हैव अ गुड डे, थैंक यू।